सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने डुलोंग पेटिट लॉ एंड आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, तो इसको समझने में आसानी होगा। क्योंकि सबसे पहले डुलोंग पेटिट लॉ थ्योरी आया जो कि क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद आया आइंस्टाइन थ्योरी जो डुलोंग पेटिट लॉ को करेक्ट करता है एट लोअर टेम्परेचर। बट आइंस्टाइन उसके साथ ही बोलता है कि कोई भी एक एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करेगा। सॉलिड में जो एटम्स एग्जिस्ट करता है वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करेगा विद ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी एटम है, वो सपोज ये एक एटम है एक्स, तो इसका जो वाइब्रेशन होगा इसके नाइबरिंग एटम्स, ये दोनों एटम से अलग होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, इस दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एंड आइंस्टाइन ने बोला था कि कोई भी एटम्स जो है वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। सपोज ये एक एनर्जी है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हुआ तो एटम्स वाइब्रेट नहीं करेगा। बट एक्सपेरिमेंटली ये गलत साबित हो गया। तो आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से जो स्पेसिफिक हीट का कर्व बना था वो ऐसा था जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था, मीन्स रेपिडली इंक्रीज हो रहा था। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में जो ग्राफ था वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था। तो इसको करेक्ट किया डिबाई ने। डिबाई ने क्या कहा कि जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं करेगा। कोई भी एक सॉलिड में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एक साथ वाइब्रेट करेगा, जो कि एक मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होगा, जो कि हमने कंसिडर किया कि मासलेस स्प्रिंग के साथ कंसिडर होगा हर एक एटम्स, जो कि हमने सॉलिड वाइब्रेशन में भी देखा था। तो कोई भी एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो एक साथ कलेक्टिवली वाइब्रेशन होगा, ना कि इंडिपेंडेंटली। और उनका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फिक्स नहीं होगा, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी रेंज होगा जहां एटम्स अपने हिसाब से कोई भी फ्रीक्वेंसी कंसिडर करके वाइब्रेट कर सकते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी रेंज का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिबाई फ्रीक्वेंसी। तो यही डिबाई ने कहा था। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द एटम्स इन सॉलिड वाइब्रेट्स कलेक्टिवली। जो सॉलिड में एटम्स होते हैं वो कलेक्टिवली वाइब्रेट करता है, ना कि इंडिपेंडेंटली। एंड बाय कंसिडरिंग ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज अप टू ए मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड डिबाई फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया था, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ना कि कोई एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी लाइक आइंस्टाइन। तो डिबाई ने एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट था, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कंसिडर कर सकता है उसको हम लोग डिबाई फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो इस कोई भी थ्योरी होता है तो उसमें एक एजम्पशंस होता है। तो यहाँ पर डिबाई ने कुछ एजम्पशंस कंसिडर किया था। तो आइए इन एजम्पशंस को देखते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन इज ए सॉलिड इज ट्रीटेड एज एन इलास्टिक कंटिन्यूअस मीडियम। इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो सॉलिड है वो एटम से मिलकर बना है, तो इस पूरे एटम्स को, सब एटम्स को कलेक्टिवली एक मीडियम मान लेते हैं। मीन्स जो एटम्स मिलकर एक सॉलिड बना है तो उस टोटल सॉलिड को एक इलास्टिक मीडियम मान लेते हैं। एक इलास्टिक मीडियम मान के डिबाई ने ट्रीट किया, पूरे सॉलिड को एक इलास्टिक मीडियम मान लिया। सेकेंड एजम्पशन इज वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स आर क्वांटाइज्ड। जो एटम्स का जो वाइब्रेशन होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, जो कि आइंस्टाइन ने भी कंसिडर किया था। तो एनर्जी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोनन। तो फोनन क्या है, ये कोई भी अगर वाइब्रेशन हो रहा है, कलेक्टिव वाइब्रेशन हो रहा है, उससे जो एनर्जी वेव जनरेट हो रहा है उसको हम लोग फोनन बोलते हैं। लाइक लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं उसी की तरह फोनन जो होता है वो वेव फॉर्म में होता है फोनन। ये वाइब्रेशन एनर्जी होता है फोनन। एंड जो लाइट का एनर्जी होता है वो फोटोन होता है, एंड वाइब्रेशन एनर्जी जो होता है वो फोनन होता है। तो इसको क्वांटाइज्ड एनर्जी कंसिडर कर लिया था। एंड थर्ड एजम्पशन इज देयर इज ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कॉल्ड डिबाई फ्रीक्वेंसी। जो वाइब्रेशन का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसको डिबाई फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया था। यहाँ जैसे हमने समझाया था, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसको डिबाई फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया है। एंड लास्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इज इक्वल टू 3n। तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या होता है कि यहाँ पर बात हो रहा है इलास्टिक वेव्स का। इलास्टिक मीडियम कंसिडर किया था, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होगा वो इलास्टिक वेव्स का होगा। तो इलास्टिक वेव दो टाइप के वेव से मिलकर बनता है, जो कि है लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वो वेव हो जाएगी जो कोई भी पार्टिकल है वो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, इस एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, तो इसका जो
वेव फॉर्म होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे, इसको हम लोग ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव को। तो इसका एक मोड होता है। एंड जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो होता है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, सपोज वाई डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट होगा इस तरीके से, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो इसका दो मोड होता है। सपोज ये इसका एक वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, तो इसमें सिर्फ ये एक मोड है। एंड यहाँ पर इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर जो इसका वाइब्रेशन है ट्रांसवर्स वेव में, इसमें दो मोड है। यहाँ से जो पार्टिकल्स है ये पहले ऊपर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड फिर मीन पोजीशन में आके फिर से नीचे आ रहा है। तो इधर दो मोड बन रहा है। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक एक मोड बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक दोबारा एक मोड बन रहा है। तो यहाँ पर टोटल दो मोड है। तो लॉन्गिट्यूडिनल का एक मोड एंड ट्रांसवर्स का दो मोड, तो ये 1 + 2 मिलाकर 3 मोड्स है। तो यही बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड इज इक्वल टू 3n, और n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने n कंसिडर किया है, तो 3 मोड्स एंड n नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल हो गया 3n। तो ये था इसका एजम्पशन। तो आइए देखते हैं इसका डिराइवेशन। तो डिराइवेशन में पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू प्लस डी न्यू आर गिवन बाय इतना। तो पहले समझते हैं यहाँ पर क्या बोला है। तो पहले हम लोग एक फ्रीक्वेंसी रेंज कंसिडर करेंगे। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सपोज दैट ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ से न्यू से लेकर हम लोग न्यू प्लस डी न्यू तक जाएंगे। न्यू से शुरू करके डी न्यू तक हम लोग जाएंगे। इतना का पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज लेंगे। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जितना नंबर ऑफ मोड्स है वो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिला सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोड्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहीं पर है नंबर ऑफ मोड्स, जो कि ट्रांसवर्स वेव प्लस लॉन्गिट्यूडिनल वेव को मिला कर है, इसलिए ब्रैकेट में है इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू प्लस डी न्यू आर गिवन बाय। तो एक नंबर ऑफ मोड जो होता है वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, जो कि है 4πv। यहाँ पर पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये है v, कैपिटल V, ये है स्मॉल v एंड ये है न्यू। ये तीनों देखने में सेम तरह का लग रहा है, तो यहाँ पर पहले ये क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिया है मैंने, ये है कैपिटल V, ये है स्मॉल v एंड ये है न्यू जो है वो थोड़ा टेढ़ा है। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जो सिंगल मोड रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 4πv न्यू स्क्वायर डी न्यू डिवाइडेड बाई v क्यूब। तो यहाँ पर t है जो कि ट्रांसवर्स वेव का मोड है, एंड यहाँ पर सेम है l है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मोड है। सिंस यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव का दो मोड्स है, तो इससे हम इस ट्रांसवर्स वेव के मोड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका दो मोड हो गया एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक मोड, टोटल 3 मोड्स। तो इसको हम लोगों ने नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पर जो 4πv है वो दोनों में कॉमन है, तो 4πv कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर रह गया 2 डिवाइडेड बाई vt क्यूब प्लस यहाँ पर ये कॉमन आ गया, तो इधर रह गया 1 डिवाइडेड बाई vl क्यूब। एंड मल्टीप्लिकेशन में ये जो न्यू स्क्वायर डी न्यू था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो अभी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमने कंसिडर किया था वो था न्यू प्लस डी न्यू के बीच में हमने फ्रीक्वेंसी रेंज कंसिडर किया था। तो अभी टोटल फ्रीक्वेंसी रेंज में जो नंबर ऑफ नोड्स होगा वो होगा, तो यहीं पर है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू होगा 0 to न्यू डी, क्योंकि हमने जो फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पर कंसिडर किया था वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर न्यू डी था, जो कि डी बाई फ्रीक्वेंसी था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहीं पर हमने लिमिट ले लिया है 0 to न्यू डी। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 4πv ब्रैकेट स्टार्ट 2 डिवाइडेड बाई vt क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई vl क्यूब एंड इनटू में न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो सिंस यहाँ पर हमने पहले ही कंसिडर कर लिया था एजम्पशंस में कि जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स होगा वो 3n होगा। 3 ट्रांसवर्स वेव प्लस लॉन्गिट्यूडिनल का 3 मोड्स हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर n नंबर्स ऑफ एटम है, तो हो जाएगा 3n। तो ये इक्वल टू हो गया दिस टर्म 4πv इंटू 2 डिवाइडेड बाई vt क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई vl क्यूब कॉन्स्टेंट है, तो ये टर्म बाहर आ गया। तो ये अंदर रह गया लिमिट 0 to न्यू डी न्यू स्क्वायर टी न्यू। उसके बाद हम लोग
यहाँ पर जो 3n, यहाँ पर जो ये वाला टर्म कांस्टेंट है उसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो 3n के डिवाइड में ये वाला टर्म नीचे आ गया। एंड यहाँ पर जो न्यू स्क्वायर डी न्यू रह गया उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका न्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड लिमिट लग गया 0 टू न्यू डी। तो ये जो इस साइड का जो 3 था वो इसके ये 3n के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पर हो गया 9n एंड नीचे वाला टर्म ऐसे ही सेम ही रह गया। तो एंड यहाँ पर जो यहाँ पर हमने लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को मिल गया न्यू डी क्यूब। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 9n हम लोग नीचे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया न्यू डी क्यूब डिवाइडेड बाई 9n एंड यहाँ पर रह गया 1 डिवाइडेड बाई में ये वाला टर्म। तो इसको हम लोग पूरा रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर ये वाला टर्म मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया और ऊपर वाला टर्म नीचे आ गया। तो यहाँ पर रह गया टर्म 4 पाई भी इंटू 2 डिवाइडेड बाई वी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी एल क्यूब इक्वल टू 9n डिवाइडेड बाई न्यू डी क्यूब। तो इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 2। यहाँ पर ये वाला था इक्वेशन 1 एंड ये वाला इक्वेशन 2। नाउ द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाई, जो एक ऑसिलेटर का जो एवरेज एनर्जी होता है वो इस वाले टर्म से दिया जाता है, जो कि होता है u बार इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1, जो कि हमने आइंस्टाइन थ्योरी में भी यूज किया था। सो नाउ टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सॉलिड इज गिवन बाई, जो कोई भी एक सॉलिड का जो टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी होता है वो u से डिनोट किया जाता है एंड यहाँ पर एवरेज एनर्जी इस वाले टर्म से दिया जाता है जो कि u बार है। तो नाउ कोई भी एक सॉलिड का जो कोई भी एक ऑसिलेटर का जो एवरेज एनर्जी दिया जाता है वो ये होता है, कोई भी एक ऑसिलेटर का एनर्जी। तो एक सॉलिड में बहुत सारा ऑसिलेशन होगा एंड बहुत सारा एटम्स का बहुत सारा ऑसिलेशन होगा, तो टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी जो होगा उस सॉलिड का वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये वाला टर्म इनटू में नंबर ऑफ नोड्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, इस वाले रेंज में जो हमने इक्वेशन 1 में नंबर ऑफ मोड्स बाहर किया था उसके साथ ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सॉलिड। तो इस वाले टर्म के साथ हम लोग इक्वेशन 1 अभी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू न्यू डी, क्योंकि हम लोगों ने जो टोटल फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया था वो न्यू डी तक कंसिडर किया था। न्यू डी जो उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग डिवाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी एंड इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा हम लोगों ने जो एक छोटा फ्रीक्वेंसी रेंज में, सपोज ये फ्रीक्वेंसी रेंज है तो एक छोटा फ्रीक्वेंसी रेंज में हमने जो नंबर ऑफ नोट्स कंसिडर किया था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए सॉलिड। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो 4 पाई भी एंड मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाई वी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी एल क्यूब एंड यहाँ पर जो एच है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह गया लिमिट्स में 0 टू वी डी मल्टीप्लाई, यहाँ पर न्यू स्क्वायर है एंड यहाँ पर न्यू है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो गया न्यू क्यूब एंड नीचे ये वाला टर्म रह गया एक्सपोनेंशियल टू द पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1 एंड डी न्यू। तो इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन 3। तो हम लोगों ने इक्वेशन 2 में ये वाला टर्म फाइंड कर लिया था जो कि था ये वाला टर्म। हम लोगों ने 4 पाई भी इंटू में 2 डिवाइडेड बाई वी टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी एल क्यूब, इसका वैल्यू बाहर कर लिया था जो कि था 9 डिवाइडेड बाई वी डी क्यूब। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाला टर्म की जगह पर हम लोग 9n डिवाइडेड बाई वी डी क्यूब पुट कर देंगे एंड एच यहाँ पर ऐसे ही रह गया एंड ये वाला टर्म सेम टू सेम रह गया। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 4। नाउ अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी को हम लोग x कंसिडर कर लेंगे एंड इसको दे देंगे इक्वेशन 5। यहाँ से हम लोग न्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि होगा के टी एक्स डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से के टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड एच नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 6 एंड यहाँ से न्यू का वैल्यू ये वाला है तो डी न्यू का वैल्यू हो जाएगा के टी डिवाइडेड बाई एच इंटू डी एक्स, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करने से मिल जाएगा। तो इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन 7 एंड नाउ
अभी हम लोग जब इसको एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी को हम लोग जब एक्स कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जहाँ भी न्यू है वहाँ पर हम लोग एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर न्यू वाला टर्म हट जाएगा, तो इंटीग्रेशन में भी हम लोग को न्यू वाला टर्म हटा कर एक्स वाला टर्म आना पड़ेगा। तो जब न्यू का वैल्यू हम लोगों ने न्यू डी कंसिडर किया था, जो कि यहाँ पर हमने न्यू डी कंसिडर किया था जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग अभी एक्स यूज करेंगे, तो एक्स की जगह हम लोग यूज करेंगे एक्स एम जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऐसे ही हम लोग इस वाले इक्वेशन 5 को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जो कि हमें बाद में यूज होगा, जो कि एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी को हम लोगों ने एक्स पकड़ा था, तो यहाँ पर एच न्यू डी डिवाइडेड बाई के टी को हम लोग एक्स एम कंसिडर कर देंगे। इसको हम लोग इक्वेशन स्टार दे देंगे, जो कि हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन 5, 6, 7 कंसिडर किया है उसको हम लोग इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो नाउ ये वाला टर्म यहाँ पर सेम ही रह गया, 9nH डिवाइडेड बाई वी डी क्यूब। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर 0 टू न्यू डी था, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 टू एक्स एम, क्योंकि यहाँ पर न्यू वाला टर्म हट गया एंड एक्स वाला टर्म आ गया। तो यहाँ पर जैसे इसीलिए ये वाला टर्म हमने लिखा था, जब न्यू इक्वल टू न्यू डी होगा तो एक्स इक्वल टू एक्स एम हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू डी हट के लिमिट आ गया 0 टू एक्स एम। एंड न्यू का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था यहाँ पर के टी एक्स डिवाइडेड बाई एच, तो यहाँ पर के टी क्यूब था, तो यहाँ पर आ गया के टी एक्स डिवाइडेड बाई एच होल क्यूब। एंड एक्सपोनेंशियल टू द पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी था, तो यहाँ पर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी को हम लोगों ने एक्स ले लिया, तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आ गया एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स एंड माइनस में 1। एंड यहाँ पर डी न्यू का वैल्यू था क्वेश्चन 7 में, वो है के टी डिवाइडेड बाई एच एंड डी एक्स। तो यहाँ पे डी न्यू का वैल्यू आ गया के टी डिवाइडेड बाई एच डी एक्स। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ एक एच है, यहाँ एक एच है, तो ये दोनों एच कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह गया 9n डिवाइडेड बाई न्यू डी क्यूब। एंड यहाँ पर जो के टी डिवाइडेड बाई एच था जो कि कांस्टेंट है, तो के टी डिवाइडेड बाई एच होल क्यूब बाहर आ गया। एंड यहाँ का जो के टी था वो भी कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ गया। तो यहाँ पर रह गया इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू एक्स एम, अंदर रह गया यहाँ का एक्स क्यूब रह गया एंड डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स माइनस में 1 dx। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो गया 9n, यहाँ का जो के टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9n के टी हो गया। एंड यहाँ न्यू डी क्यूब था, तो न्यू डी क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये भी होल क्यूब है एंड ये भी क्यूब है, तो ये टर्म हो गया के टी डिवाइडेड बाई एच न्यू डी होल क्यूब। एंड अंदर ये वाला टर्म सेम ही रह गया। एंड नाउ एच न्यू डी डिवाइडेड बाई के को हम लोग कंसिडर कर देंगे थीटा डी, जो कि होगा डिवाइड टेम्परेचर, वेयर थीटा डी इज डिवाइड टेम्परेचर। जैसे हम लोग आइंस्टाइन में भी आइंस्टाइन टेम्परेचर कंसिडर किया था, वैसे यहाँ भी एच न्यू डी डिवाइडेड बाई के को हम लोग डिवाइड टेम्परेचर कंसिडर कर लेंगे। तो जो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यू इक्वल टू 9 के टी सेम ही रह जाएगा। एंड यहाँ पर एच न्यू डी के को हम लोगों ने थीटा डी कंसिडर किया है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, तो ये भी रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो ये वाला टर्म हो गया टी डिवाइडेड बाई थीटा डी होल क्यूब। एंड अंदर में इंटीग्रेशन में ये जो लिमिट्स था वो हो जाएगा 0 टू थीटा डी डिवाइडेड बाई टी। तो ये वाला एक्स एम थीटा डी डिवाइडेड बाई टी कैसे हो गया, वो वाला टर्म देखते हैं। अभी हम लोग का यूज होता है ये स्टार वाला इक्वेशन, जो कि था एच न्यू डी डिवाइडेड बाई के टी का वैल्यू हो जाएगा एक्स एम। तो ये वाला टर्म है एच न्यू डी डिवाइडेड बाई के टी का जो वैल्यू है वो एक्स एम था, और यहाँ पर जो हमने कंसिडर किया था एच न्यू डी डिवाइडेड बाई के का वैल्यू हम लोगों ने थीटा डी कंसिडर किया था। तो यहाँ पर हम लोग अगर थीटा डी का वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा थीटा डी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ ये वाला टर्म में हम लोग थीटा डी को पुट कर देंगे तो एक्स एम का वैल्यू हो जाएगा थीटा डी डिवाइडेड बाई टी, ये वाला टर्म। तो अल्टीमेटली एक्स एम का वैल्यू ये वाला टर्म आ गया थीटा डी डिवाइडेड बाई टी। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एम का वैल्यू थीटा डी डिवाइडेड बाई टी कंसिडर किया है। एंड इधर ये वाला टर्म सेम ही रह गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स। तो ये वाला हो गया टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ सॉलिड, मतलब टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सॉलिड। तो अभी हम लोग बाहर करेंगे स्पेसिफिक हीट का वैल्यू। तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू हम लोग को पता है डेरिवेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो इस वाले टर्म को हम लोग अभी
डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इस ई वाले वैल्यू को हम लोग पूरा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम लोगों ने सेम ऐसे ही लिख लिया है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई वाला टर्म, एंड इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9n के टी इंटू में टी डिवाइडेड बाई टीटा डी होल क्यूब जो है ये वाला टर्म पूरा कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा एंड डिफ्रेंशिएशन सिर्फ इसका होगा। तो यहाँ पर ये वाला टर्म पूरा बाहर आ गया एंड इस वाले टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन था उसका डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग को मिल गया x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है nk का वैल्यू जो होता है वो होता है r, तो हम लोगों ने nk के जगह पर यहाँ पर r पुट कर दिया, तो cv जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू हो गया वो अल्टीमेटली हो गया 9r t डिवाइडेड बाई थीटा डी होल क्यूब इंटीग्रेशन में 0 टू थीटा डी डिवाइडेड बाई t एंड x टू द पावर 4 e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। ये वाला हो जाता है स्पेसिफिक हीट का वैल्यू बाय डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल केस जो कि मेन चीज़ है। तो एक एट लो टेम्परेचर, फर्स्ट हम लोग देखेंगे लो टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर में जो टी का वैल्यू लो होगा तो जो डिबाई टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब टी का वैल्यू बहुत ही लो होगा, मतलब टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर टी का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो अल्टीमेटली यू वाला टर्म इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसका मतलब जो डिवाइड टेम्परेचर है वो इन्फिनिटी के लगभग हो जाएगा। तो इस वाले टर्म में जो ये वाला टर्म हो गया वो इन्फिनिटी के लगभग हो गया, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 9r इंटू में टी डिवाइडेड बाई टीटा डी होल क्यूब, एंड यहाँ पर जो लिमिट का वैल्यू आ गया वो 0 टू इन्फिनिटी आ गया, एंड x टू द पावर 4 e टू द पावर x एंड डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन वाला टर्म है जो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है एंड ये वाला जो टर्म है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका वैल्यू हो जाता है 4 पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 15। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये वाला है, तो इसकी जगह पर हम लोग ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पुट कर देंगे जो कि है 4 पाई टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 15। तो इसको हम लोग बस सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पर 9 है तो एंड यहाँ पर 15 है तो ये 3 देकर कट जाएगा एंड ये 5 से कट जाएगा डिवाइड होके बाद, तो यहाँ पर बच गया 3, तो 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12 एंड यहाँ पर रह गया 5। तो 12 पाई टू द पावर 4 रह गया, नीचे 5 रह गया एंड यहाँ पर जो r था वो r एंड ये वाला टर्म ऐसे ही रह गया t डिवाइडेड बाई थीटा डी होल क्यूब। तो यहाँ पर एक चीज़ फॉलो करें, जो 12 पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 r एंड थीटा डी ये सब टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल एक ही है जो कि है टेम्परेचर। तो अल्टीमेटली जो CV का जो CV का जो वैल्यू डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर में डिपेंड करेगा, मीन्स CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के क्यूब के बराबर होगा। तो अल्टीमेटली जो डिबाई थ्योरी कहता है वो यही कहता है एट लो टेम्परेचर। जो आइंस्टाइन ने एट लो टेम्परेचर कहा था वो कहा था कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, बट डिबाई के हिसाब से ये जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं टी क्यूब लो। तो ये यहाँ पर लिखा है एट वेरी लो टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसके टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा स्पेसिफिक हीट। तो इसका तो हम लोग ग्राफ देखते हैं यहाँ पर डुलोंग पेटिट लॉ, आइंस्टाइन थ्योरी एंड डिबाई थ्योरी का। तो जो डुलोंग पेटिट लॉ ने बोला था वो बोला था कि एट लो टेम्परेचर हो या फिर हाई टेम्परेचर हो उसका जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा जो कि होगा 3R। बट आइंस्टाइन ने बोला नो, एट हायर टेम्परेचर इसका वैल्यू 3R होगा वो ठीक है, बट एट लो टेम्परेचर इसका जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगा। लो हाई टेम्परेचर में ठीक है बट लोअर टेम्परेचर में इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, मतलब बहुत तेजी से डिक्रीज होगा। बट एक्सपेरिमेंटली ये ट्रू नहीं था, तो डिवाई ने आकर इसको करेक्ट किया जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो ये यहाँ पर डुलोंग पेटिट लॉ का है, यहाँ पर जो ग्रीन वाला है वो आइंस्टाइन थ्योरी का है एंड जो रेड वाला है वो डिबाई थ्योरी का है। एंड जो डिबाई थ्योरी का जो ग्राफ है जो डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू जो डिक्रीज होगा वो एक्सपेरिमेंट के साथ पूरा मैच हो गया। तो अल्टीमेटली जो डिबाई का थ्योरी का जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू वो अभी तक सबसे माना जाता है।
नाउ एट हायर टेम्परेचर में क्या है कि जो टी का वैल्यू वो डिवाइड टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो टी का जब वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर हमने जैसे कंसिडर किया था एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी इक्वल टू एक्स, तो टी का वैल्यू जितना ज़्यादा हो जाएगा वो एक्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो टी का वैल्यू जितना ज़्यादा एक्स का वैल्यू उतना छोटा, तो यहाँ पर टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो एक्स का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर है फॉर वेरी स्मॉल एक्स, तो एक्स का वैल्यू बहुत छोटा हो गया, तो फॉर स्मॉल एक्स के लिए हम लोग e टू द पावर x माइनस 1 को हम लोग x कंसिडर कर लेंगे, एंड जो e टू द पावर x है उसको हम लोग 1 कंसिडर कर लेंगे फॉर स्मॉल x। तो cb का जो वैल्यू हो गया, जो यहाँ पर cb का जो ये वैल्यू था, यहाँ पर e टू द पावर x के जगह पर हम लोग 1 पुट कर देंगे एंड e टू द पावर x माइनस 1 के जगह पर हम लोग x पुट कर देंगे। तो अल्टीमेटली cb का जो वैल्यू आ गया ये वाला 9r इंटू में t डिवाइडेड बाई टीटा डी होल क्यूब, एंड इंटीग्रेशन में यहाँ पर 0 टू टीटा डी डिवाइडेड बाई t, यहाँ पर x टू द पावर 4 सेम ही रहेगा, एंड यहाँ पर e टू द पावर जो x था e टू द पावर x उसके जगह पर 1 आ जाएगा, e टू द पावर x के जगह पर 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पर e टू द पावर x माइनस 1 जो था इसके जगह पर आ जाएगा x। तो यहाँ पर 1 आ गया एंड यहाँ पर x आ गया। सिंस ये वाला स्क्वायर था तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर x टू द पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर एंड ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बच गया 9r t डिवाइडेड बाई टीटा डी होल क्यूब, एंड यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया जो कि हो गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टीटा डी डिवाइडेड बाई टी। तो इसका जो वैल्यू आ गया निकल के वो आ गया, यहाँ पर ये वाला टर्म सेम ही रह गया 9r t डिवाइडेड बाई टीटा डी होल क्यूब, एंड यहाँ पर 1/3 बाहर आ गया, यहाँ पर रह गया ये वाला टर्म x के जगह पर आ गया, तो ये वाला टर्म हो गया टीटा डी डिवाइडेड बाई टी होल क्यूब। सिंस ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म रेसिप्रोकल में है तो दोनों टर्म कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पर 3 के साथ ही डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर रह गया 3, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 3 रह गया एंड r रह गया, एंड ये वाला दोनों टर्म रेसिप्रोकल में तो कैंसिल हो गया, तो cv का जो वैल्यू आ गया वो 3r आ गया। तो अल्टीमेटली जो डुलोंग पेटिट लॉ, आइंस्टाइन थ्योरी एंड जो डिबाई थ्योरी है उसके हिसाब से जो हायर टेम्परेचर में जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है वो 3r ही है, सबके हिसाब से सेम है, तीनों लोगों के हिसाब से, बस चेंजमेंट है तो वो है लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर में डुलोंग एंड पेटिट लॉ ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था डुलोंग एंड पेटिट लॉ, जो कि 3r ही बोल रहा था जो कि गलत था, एंड आइंस्टाइन थ्योरी ने बोला था वो डिक्रीज होगा बट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, जो कि गलत था। तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो करेक्ट ग्राफ मिला है, जो करेक्ट वैल्यू था वो डिवाई का था, जो कि एक ग्रेजुअली डिक्रीज होगा ना कि एक्सपोनेंशियली। तो अल्टीमेटली यही है डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फर्स्टली वीडियो को दोबारा देखिए, एंड अगर कुछ उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट में पूछिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।